यानी अगर हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा खराब हो, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो पूरा शरीर खराब होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही कहा गया है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए जो पूरा राष्ट्र है वो जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, यानी उनमें समान जागृति होना चाहिए और प्रगति उन्नति के लिए उनमें समान भावना होना चाहिए कि सभी जागृत रहें और सभी उन्नति के लिए प्रयास करें एक साथ मिलकर। जन का प्रवाह अनंत है, यानी अनंत काल से मनुष्य धरती पर रह रहा है, ये अर्थ है इसका। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, यानी सहस्त्रों वर्ष से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों ने उस भूमि से जहां वो रह रहे वहां एक तादात्म्य, एक तारतम्य, एक मेल जोल रखा है। और जब तक सूर्य की रश्मियां यानी किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी अब लेखक के कहने का अर्थ है कि अनंत है जन का प्रवाह, यानी जो जीवन का प्रवाह है, जो लोगों का प्रवाह है, जीविका है, जीने की जो इच्छा है, मनुष्य का जो जीवन है वो अनंत है। यानी जब से पृथ्वी हुई तब से भी जीवन था, अभी भी है, और जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक, और जब तक ये सूर्य की किरणें पृथ्वी को अपने प्राण रूपी अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है इस धरती पर, यानी तब तक जीवन भी रहेगा, मनुष्य बना ही रहेगा। यानी सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का, हमारे प्राण का, हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, स्रोत है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव, कई बार परिवर्तन हुए धरती में, कई संस्कृतियां उल्टी पलटी, कई युद्ध महायुद्ध हुई, यानी निरंतर उतार चढ़ाव आता रहा। और इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं उनमें नई नई लहरें उठती रही आगे बढ़ने की, और उनको अजर अमर भी बनाती रही। जन का संततवाही जीवन, यानी निरंतर बहने वाला, संततवाही माने निरंतर बहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी इस धरती पर जीवन बह ही रहा है, निरंतर मनुष्य जन्म ले रहे, बढ़ते चले आए, मर रहे, फिर जन्म ले, इस प्रकार से जीवन चलता ही जा रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान की अनेक घातों का निर्माण करना होगा। और ये जो जीवन है वो एक प्रवाह की तरह है, नदी के प्रवाह की तरह, तो उसमें हमें कर्म करना होगा और श्रम के द्वारा उत्थान यानी उन्नति के अनेक घातों का निर्माण करना होगा। घातों यानी प्रहार, यानी कोशिश कि किस प्रकार से हम उन्नति करें, उसके लिए हमें कर्म और श्रम की जरूरत होगी। अब जो तीसरा अंग है किसी भी राष्ट्र का, पहला जन, फिर पहला भूमि, फिर जन और फिर संस्कृति, यानी कोई भी राष्ट्र भूमि के बिना नहीं हो सकता, और भूमि में यदि जन लोग नहीं तो भूमि का कोई महत्व नहीं, और जब लोग हैं और भूमि है और लोगों की कोई संस्कृति नहीं, उनके रहन सहन, उनके जीवन, संस्कृति माने जीवन की कला, अगर उनमें जीवन की कला नहीं तो फिर बिना संस्कृति के राष्ट्र का स्वरूप भी निर्धारित नहीं हो सकता, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो संस्कृति, तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य, ये तीसरा अंग है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब युगों युगों से ये धरती है, कई युग बीत चुके और इस धरती पर मनुष्य रह रहे, और युगों युगों से मनुष्य ने कई सभ्यताओं का निर्माण किया, उन्हें सभ्यताएं आई, खत्म हो गई। तो ये जो सभ्यता है और जो सभ्यता है यही मनुष्य की श्वास प्रश्वास है, यानी जीवन आधार है। श्वास माने श्वास, प्रश्वास माने श्वास को छोड़ना। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध माने होता है बिना सर का धड़, कि अगर संस्कृति ना हो तो लोग ऐसे ही समझे, किसी राष्ट्र में लोगों को ऐसे ही समझना चाहिए ऐसे बिना शरीर का धड़, यानी कबंध मात्र। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी जो संस्कृति है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहने का अर्थ ये है कि संस्कृति ही विचारधारा की जननी है। संस्कृति से हम रहन सहन आचरण सीखते हैं,
तौर तरीके सीखते हैं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यदि संस्कृति का विकास होगा और अभ्युदय उन्नति होगी तो ही राष्ट्र की वृद्धि हो पाएगी। राष्ट्र के समग्र रूप में यानी संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पूरे राष्ट्र का संपूर्ण रूप देखा जाए तो भूमि और जन का जितना महत्व उतना ही संस्कृति का भी महत्व मनुष्य की। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित माने वंचित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन में संस्कृति ना हो तो समझो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, यानी राष्ट्र नहीं रहेगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति, बिटप माने होता है वृक्ष, जो जीवन रूपी वृक्ष है उसका जो पुष्प है वो संस्कृति है। यानी संस्कृति के बिना मनुष्य नहीं हो सकता, राष्ट्र भी नहीं हो सकता। भूमि का कोई महत्व नहीं, लोगों का कोई महत्व नहीं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है माने मौजूद है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ यानी सुगंध में ही, उसकी सुंदरता में ही राष्ट्रीय जन के जीवन यानी एक राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके जीवन का सौंदर्य और यश यानी कीर्ति मौजूद है। अगर संस्कृति का सौंदर्य और सौरभ है किसी देश में उनके लोगों में तो ही उनमें भी सौंदर्य और यश है, तो भी उनकी कीर्ति है, अन्यथा नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। अब संस्कृति में ज्ञान और कर्म दोनों मौजूद है, तो इन दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा यानी आपसी जो प्रकाश है, अगर इसका कुछ नाम है ज्ञान और कर्म का तो वो संस्कृति है। दूसरे अर्थ में मैं ये कह सकता हूं या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान और कर्म को मिलाकर ही संस्कृति का निर्माण होता है। यानी ज्ञान और संस्कृति का मतलब है ज्ञान और कर्म। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्रों में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी मनुष्य ने ज्ञान के रूप में जो ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा है, फिर जो मनुष्य सोचता है वही कर्म बन जाता है, और कर्म के क्षेत्र में जो भी मनुष्य ने किया है, रचा है, जो जिस चीज का निर्माण किया है, दोनों के ही रूप में राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी एक देश क्या सोचता है और क्या कर्म करता है, इससे उस देश की राष्ट्रीय संस्कृति का पता चलता है। जीवन के विकास की युक्ति माने विधि ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी किसी देश का जीवन कैसा है, उसका विकास कैसे चल रहा, और जिस प्रकार के उस देश का जीवन है या उस राष्ट्र का जीवन है, उसी प्रकार की उसकी संस्कृति समझनी चाहिए। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उसे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। अब कोई भी जाति हो, किसी भी देश में कोई भी जाति रह रही, अब वो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ युक्ति यानी इस विधि को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। यानी प्रत्येक जाति अपने अपने तौर तरीकों के हिसाब से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती है और संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपने कर्म और ज्ञान को निर्धारित करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां विकसित होती हैं एक राष्ट्र में, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। यानी आपसी मेलजोल पर निर्भर है। सहिष्णुता माने सहनशीलता। तो हर एक संस्कृति का आधार यह भी है कि अगर हम एक ही सामूहिक संस्कृति को बहुत सारे लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो समझिए वे सब आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं, यानी सहनशील हैं, और समन्वय यानी मिले हुए हैं, समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। यानी एक जंगल की अगर बात की जाए
तो जंगल में अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पति होती हैं और अदम्य भाव से यानी अखंड भाव से पारस्परिक एक सम्मिलन रखते हैं, अविरोधी स्थिति रखते हैं, यानी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बड़ी सहिष्णुता दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति, और उस जंगल में सभी समान भाव से मिलकर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति है तो संस्कृति के प्रति सबकी एक अपनी निष्ठा होती है, उस संस्कृति का सब पालन करते हैं, फिर उस संस्कृति के हिसाब से उस संस्कृति का भी विकास करते हैं, अपना भी विकास करते हैं और राष्ट्र का भी विकास करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार से जंगल में वृक्ष, लता और वनस्पति आपस में अदम्य भाव से पारस्परिक सम्मिलन और सहिष्णुता से रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। अब इसको समझे जरा। जैसे कई नदियां मिलकर एक समुद्र बनाती हैं या समुद्र में मिल जाती हैं और अंत में एक समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार कई विचारधाराएं एक राष्ट्र में मिलकर ये छोटी छोटी राष्ट्रीय जीवन की जो विधियां हैं, यानी छोटी छोटी, अब विधि, राष्ट्रीय जीवन की विधि का मतलब संस्कृति ही माने, जो छोटी छोटी संस्कृतियां मिलकर एक सामूहिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। जैसे भारत एक बड़ा देश है तो बहुत सारी संस्कृतियां हैं भारत में, छोटी छोटी संस्कृतियां, क्योंकि अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन है तो उतनी संस्कृतियां होंगी, लेकिन फिर भी सारी संस्कृतियां मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय यानी मिलाप। अब समन्वय युक्त यानी मिलाप युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर सभी मिलकर इस तरीके से समस्त विधियां मिलेंगी, रहन सहन के तौर तरीके मिलकर एक तरीके का निर्माण करेंगे, अर्थात एक संस्कृति का जब निर्माण करेंगे, तभी राष्ट्र सुखदायी हो सकता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब ये जो कलाएं हैं, साहित्य हो गया, चाहे कला हो गया, नृत्य हो गया, गीत हो गए, कई मनोरंजन के साधन, इन सब के माध्यम से जो राष्ट्र के लोग होते हैं वे अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, और आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों विविध रूपों में साकार होता है। यानी हमारी जो आत्मा है वो नित्य आनंदमयी है, उसका स्वरूप ही आनंद है। तो ये जो आनंद का, आत्मा का जो भाव है वो मनुष्य के इन विविध क्रियाकलापों में प्रकट होता है, जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। यद्यपि बाह्य रूप की